हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक रूपांतरण के दो सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला जो है वो चक्रीय सिद्धांत है और दूसरा रेखीय सिद्धांत है। क्योंकि जो सिलेबस है उसमें चक्रीय परिवर्तन के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिक रूपांतरण का जो चक्रीय सिद्धांत है, इसके समर्थकों में हैं सोरोकिन, पेरेटो, टाइनबी और स्पेंगलर। और इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि जो समाज में परिवर्तन होता है वो एक चक्र की तरह होता है। जैसे कि एक चक्र जब चलना शुरू होता है, जैसे कि कोई चक्र है चल रहा है, तो वो जहाँ से शुरू होता है लौटकर वापस उसी जगह आ जाता है। जैसे कि कोई भी सभ्यता, संस्कृति जहाँ से भी शुरू होती है वापस घूमकर वहीं आ जाती है और सर्कल कंप्लीट हो जाता है और परिवर्तन ऐसे ही चक्र में चलता रहता है। तो इसमें इनका ये मानना है कि कोई भी जो परिवर्तन है समाज में वो होते रहते हैं और समाज में उत्थान और पतन हमेशा की तरह ऐसे ही होता रहता है। तो इसमें जो पहला वो है सिद्धांत है ओसवाल्ड स्पेंगलर का, वो ये जर्मन विद्वान थे स्पेंगलर, और इन्होंने द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट में अपना जो सिद्धांत था वो प्रारंभ और अंत का वो दिया था। और उन्होंने ये बताया था, इन्होंने 8 जो बड़ी सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन करके बताया था कि जो समाज में परिवर्तन होता है वो एक चक्र की तरह होता है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जो संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया है उसकी तुलना इन्होंने किससे की है, एक छोटे बच्चे से की है या मनुष्य से की है। जैसे उसका शरीर होता है कि वो पैदा होता है, फिर वो बड़ा होता है यानी एक विकसित मनुष्य बनता है, और फिर उस बाद में वो बूढ़ा होकर मर जाता है यानी उसका शरीर मृत हो जाता है। तो समाज में जो परिवर्तन होता है वो भी इसी तरह होता है। इनका जो अध्ययन है वो संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। इन्होंने पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका अध्ययन किया है और उसके बारे में उन्होंने यही बात कही है कि जिस तरह जो पाश्चात्य संस्कृति थी वो जैसे उसका एक चरम पर वो पहुंची है, मतलब लोगों ने उसे अपनाया है और सभी जगह उसे लोगों ने अपने कल्चर में उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अपनाया है। तो अब पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका पतन शुरू हो गया है। तो इनका कहना है कि जैसे कि कोई संस्कृति हो या कोई मनुष्य हो कि वो जैसे जैसे चलना शुरू करता है वो जहाँ से चलता है वापस वहीं लौट जाता है। तो इनका जो सिद्धांत है वो प्रारंभ और अंत का सिद्धांत कहा जाता है। और जर्मन संस्कृति के बारे में इन्होंने कहा है कि जो ये पाश्चात्य संस्कृतियाँ हैं इनका पतन अब शुरू हो गया है। तो ये इनके सिद्धांत है कि हम जहाँ से चलते हैं हम वहीं वापस लौटकर आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अर्नोल्ड टाइनबी का सिद्धांत। तो जो चक्रीय सिद्धांत है उसमें दूसरा सिद्धांत टाइनबी का है, उनके सिद्धांत का नाम है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत। टाइनबी ने अपनी बुक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री में अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हर सभ्यता को प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। जो सभ्यताएं इसका उत्तर निर्माण के रूप में देती हैं वही जीवित रहती हैं और शेष नष्ट हो जाती हैं। उनका मतलब है कि चाहे कोई भी सभ्यता रही हो उसे मानव के और प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई चुनौती दी जाती है, लेकिन जो सभ्यताएं उस चुनौती का सामना करके उसका उत्तर निर्माण के रूप में देती हैं वो जीवित बच जाती हैं यानी वो पनप जाती हैं। लेकिन जो सभ्यताएं इसका सामना नहीं कर पाती या उसका उत्तर निर्माण के रूप में नहीं दे पाती वो नष्ट हो जाती हैं। तो जो सभ्यताएं थी जिन्होंने प्रकृति की जो चुनौती थी उनका सामना किया, उसमें सिंधु और नील नदी की घाटियों की सभ्यताएं थी जो कि वक्त के साथ विकसित होती गई। और दूसरी तरफ गंगा और वोल्गा नदी के किनारे बसी हुई जो सभ्यताएं थी वो इस तरीके से उनका विकास नहीं हो पाया क्योंकि वो प्रकृति की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाई। तो टाइनबी जो थे उन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था जब उन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है जो कि विकास और विनाश के दौर से ना गुजरती हो। हर सभ्यता में उसके विकास से लेकर उसके विनाश तक का, उसके विघटन तक का दौर आता है, और जो इस प्रोसेस को सही ढंग से पूरा करता है, मतलब उस चुनौती को स्वीकारता है, और वही सभ्यता आगे बढ़ती है, पनपती है और समय के साथ समय के साथ जो है वो सभ्यता बनी रहती है। और जो सभ्यताएं इस चुनौती का सामना नहीं कर पाती वो समय के साथ मिट जाती हैं।
अब थर्ड नंबर पे आता है सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत, जिसे उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। सोरोकिन ने अपने सिद्धांत की व्याख्या जो की थी वो अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो किसी चक्र की भांति नहीं होता, बल्कि वो एक झूले की तरह होता है, मतलब उतार चढ़ाव के रूप में होता है। उन्होंने स्पेंगलर के सिद्धांत का, जो स्पेंगलर का सिद्धांत था, चक्रीय सिद्धांत, उसका विरोध किया था और कहा था कि परिवर्तन ऐसे कभी भी नहीं होता कि वो चक्र के रूप में हो, बल्कि वो एक झूले की तरह होता है जिसमें एक के बाद दूसरी संस्कृति आती चली जाती है। तो सोरोकिन ने समाज में परिवर्तन के लिए जिन 3 संस्कृतियों का योगदान माना है, उनमें पहले नंबर पे आती है चेतनात्मक संस्कृति। तो चेतनात्मक संस्कृति को एक तरह से हम भौतिकवादी संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सभी समूह आते हैं, वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि हमारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। ये एक तरह से भौतिक संस्कृति है जिसमें जितने भी आविष्कार हैं और नई चीज़ें हैं, जैसे हमारे भौतिक जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सभी भौतिक संस्कृति या चेतनात्मक संस्कृति में आती है। इस संस्कृति को खाओ पियो और मौज करो वाली संस्कृति भी कहा गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे भौतिक जीवन से रिलेटेड होती है। अब सेकंड नंबर पे आता है भावनात्मक संस्कृति। भावनात्मक संस्कृति जो है वो चेतनात्मक संस्कृति के एकदम अपोजिट संस्कृति है, जिसका संबंध जो है हमारे नैतिक जीवन से होता है, यानी कि जिसमें वो सब चीज़ें आती हैं जो कि हमें एक नैतिक इंसान बनाती है, जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारी आत्मा या हमारे कर्म या जो भी चीज़ें हमारी आत्मा से रिलेटेड हैं या हमारा नैतिक जो ज्ञान है उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं वो भावनात्मक संस्कृति में आती है। ये एक तरह से हमारे विश्वास, हमारे कर्तव्य कि हमारे कर्म कैसे हैं, इन सब के बारे में अच्छाई बुराई का ज्ञान जो कराती है वो भावनात्मक संस्कृति है। थर्ड नंबर पे आती है आदर्शात्मक संस्कृति। आदर्शात्मक जो संस्कृति है वो इन दोनों संस्कृतियों के बीच की संस्कृति है, जो कि दोनों को समान महत्व देती है, जो कहती है कि इंसान को अपने व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए, यानी कि उसे ये इसके साथ साथ कि उसे अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, उसे ये भी देखना चाहिए कि उसकी समाज के लिए या अपनी फैमिली के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं या उसके लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो ये जो आदर्शात्मक संस्कृति है इन दोनों संस्कृतियों के बीच बैलेंस बनाती है। तो सोरोकिन ने अपनी जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत था उसके ज़रिए सिर्फ ये बात कही थी कि समाज कभी तो चेतनात्मक संस्कृति की तरफ चला जाता है और कभी भावनात्मक संस्कृति की तरफ चला जाता है, और आदर्शात्मक संस्कृति जो होती है इन दोनों के बीच बैलेंस बनाती है कि जब समाज इस आदर्शात्मक संस्कृति में होता है तभी वो सही तरीके से बदल रहा होता है, वरना जो अगर चेतनात्मक संस्कृति की तरफ जाएगा तो वो सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले या भौतिक चीज़ों से रिलेटेड लोग ही रहेंगे, बल्कि दूसरी तरफ अगर भावनात्मक संस्कृति की तरफ रहेंगे तो हमारा जो है भौतिक जीवन से एक तरह से जुड़ाव नहीं होगा। तो एक तरह से आदर्शात्मक जो संस्कृति है वो इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है और समाज में जो ये परिवर्तन है इसी तरीके से आगे बढ़ता रहता है, मतलब कि कभी चेतनात्मक संस्कृति की तरफ चला जाता है, कभी भावनात्मक। तो ये एक झूले की तरह होता है और जिस तरह की समाज में रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह के लोग रहते हैं, उसी तरह की संस्कृति जो है समाज में बन जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है पेरेटो का अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। जो पेरेटो थे उन्होंने अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में अपने सिद्धांत की व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हर समाज की संरचना का जो ऊपरी भाग होता है उसे बनाने वाले उच्च वर्ग के लोग होते हैं, यानी जिन्हें अभिजात वर्ग कहा गया है, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, और वही उस जो ऊपरी वर्ग की जो समाज की जो ऊपरी संरचना है उसको बनाए रखते हैं, और निम्न वर्ग में वो लोग आते हैं जो कि निम्न वर्ग से रिलेटेड हैं। तो क्या होता है कि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जो अभिजात वर्ग का सदस्य बनना चाहता है वो अपनी मेहनत से या अपनी कुशलता से इतनी मेहनत करके वो
उच्च वर्ग का सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे जब कोई किसी वर्ग का सदस्य बन जाता है या वो समाज की ऊपरी संरचना में आ जाता है तो धीरे धीरे वो भ्रष्ट होने लगता है या वो अपने जो काम है मतलब अपने आप को उस वर्ग में बनाए रखने के लिए जो मेहनत है उसको करना बंद कर देता है या कुछ वो ऐसे काम करता है जिससे कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे वो भ्रष्ट होता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे के वर्ग के लोग जो मेहनती हैं जो कार्यकुशल है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो इन खाली जगहों को वो निम्न वर्ग के कुशल लोग जो हैं भर देते हैं और इससे क्या होता है ऊपरी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न में आ जाते हैं, वो निम्न के ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जाते सिर्फ वही है जो बुद्धिमान और साहसी होते हैं या कार्यकुशल होते हैं, जो मेहनती होते हैं वही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और इससे क्या होता है कि एक चक्र जो होता है वो चलने लगता है कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग के उच्च वर्ग में। तो यही जो पेरेटो का सिद्धांत था इसे ही अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा गया है कि समाज में परिवर्तन इस तरह से होता है कि कभी उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में आ जाते हैं और कभी निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में चले जाते हैं। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि कुछ लोग कितने कार्यकुशल हैं या कितने बुद्धिमान हैं या जो उनके पास जिस वर्ग के वो सदस्य हैं कि वो उस वर्ग का सदस्य बने रहने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह जो समाज में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। तो परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, जो ये प्रोसेस है, इसे ही पेरेटो ने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहा था। और ये इस तरह का जो परिवर्तन है, चक्रीय परिवर्तन, आप इसे हर क्षेत्र में देख सकते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, आदर्शात्मक, सभी तरह के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। इसका जो सिंपल सा एक एग्जाम्पल है वो है कि राजनीतिक क्षेत्रों में जो पार्टी हैं सत्ता में आ जाने के बाद भ्रष्ट हो जाती हैं। अक्सर वो लोगों की जो ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देना बंद कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां होती हैं वो लोगों के से बात करके अपने हित में जो है जनमत को इकट्ठा करने लगती हैं और धीरे धीरे जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने जो सत्ता में रहते हुए लोगों के लिए कोई भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। तो लोगों का जो मुँह होता है वो उससे हट जाता है। तो इससे जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं वो पावर में आने लगती हैं और फिर वो जो है सत्ता में आ जाती हैं और जो सत्ता में थी वो विपक्ष में चली जाती हैं। तो ये इस तरह का जो परिवर्तन है एक चक्र की तरह है कि निम्न से ऊपर की उच्च वर्ग की तरफ, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ, ये हमेशा चलता रहता है। तो ये थे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, जिन्हें कि सिलेबस में पूछा गया है। तो पहले हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा। आई होप आपको सही समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।